नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम शुभम कुमार है और हमने कल डिस्कशन किया था पॉलिटी के संदर्भ में कि कैसे क्या-क्या इसका सिलेबस है कि हमने इंट्रोडक्शन पे भी बात किया था कि क्या-क्या इसका सिलेबस है और हमने इंट्रोडक्शन की भी क्लास हमारी हो चुकी थी। तो आज हम लोग कल का पहला टॉपिक मतलब जो पहला टॉपिक है इसका पॉलिटी का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हम पूरा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे जिसमें एक एक थ्योरी रहेगी, पूरे कंसेप्ट वाइज रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसका थ्योरी पार्ट है। जैसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे सर्वोत्तम कानून है, इसके ऊपर भारत में कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड करेंटली। मतलब फिलहाल अभी के समय में ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज यूएसए। जो अमेरिका का संविधान है वो पहला लिखित संविधान रह चुका है। ठीक है। इसमें आइए कुछ और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ जानना जरूरी है उसके बारे में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लिखित संविधान। ठीक है। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा हो जाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा हो जाएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये चारों क्या क्या है और चारों में अंतर क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं इसका थ्योरी नहीं बताने वाले हैं हम, लेकिन हाँ इसके बारे में बता जरूर देंगे, समझा जरूर देंगे। ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो पूरा संविधान है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में फ्रेम्ड हो। ठीक है। जैसे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जाम्पल में इसका इंडिया ले लेते हैं। तो इंडिया का जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सिंगल डॉक्यूमेंट में फ्रेम्ड नहीं है, और इसका जो अगर आप कोर्ट में कोई कहीं पेशी है या फिर अगर आपको प्रूफ इसका देना है, ठीक है, तो वो वैलिड उसे नहीं माना जाता है। मतलब अगर उसको वैलिड मनवाना भी है तो इसके लिए आपको उसका सोर्स क्या है, उसके प्रैक्टिसेस क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा अनरिटन के केस में। तो अगर बात करते हैं कि अभी कौन कौन सा कंट्री है जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो उसमें आता है आपको यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। न्यूजीलैंड है। ठीक है। तो ये सब जो आपका कंट्रीज हैं यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला बात करते हैं रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। तो नाम से ही क्लियर है कि रिजिड मतलब होता है कठोर। मतलब यहाँ का जो संविधान है वो आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन या एस्टेब्लिशमेंट के बाद भी ये आसानी से नहीं बदला जा सकता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और चौथा है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नाम से भी क्लियर है कि फ्लेक्सिबल और इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर टू थर्ड मेजोरिटी भी है, टू थर्ड मेजोरिटी से अगर पारित हो गया है तो ये आसानी से अमेंड किया जा सकता है, इजिली अमेंडेड। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसके एग्जांपल में फ्लेक्सिबल के, तो इसमें यूके आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ही। क्यों ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये अनरिटन है। अनरिटन है इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। यही अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल की बात करें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिजिड माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिजिड माना जाएगा। और एक और कंट्री है जिसका रिजिड माना जाता है, जिस जो कि है आपका स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है। तो यहाँ का संविधान जो है सो रिजिड माना जाता है। अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक है। इसके आगे में कि स्टडीड
constitution of 60 countries and designed by constituent assembly। कहने का मतलब है कि इस संविधान बनाने के समय 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है, 60 देश के संविधान पढ़ने के बाद जो हमारे संविधान में जिस जिस देश से हमें जो जो प्रणाली ली हुई है वो 10 कंट्रीज हैं, जिसके बारे में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से 10 कंट्री हैं जहां से हमारा संविधान लिया गया है, वो आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और इसको जो डिजाइन किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, जो कि आई थी 1946 के समय में। ठीक है, इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसमें कौन कौन से इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन परमानेंट इसके चेयरमैन थे, कौन टेम्पररी चेयरमैन थे, कौन कौन इसके मेंबर्स थे, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 470 आर्टिकल। अभी के समय में इसमें 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब अनुच्छेदों की संख्या 470 है, भागों की संख्या 25 है और अनुसूची की संख्या 12 है। ठीक है, लेकिन जब ये ओरिजिनली मतलब मूल रूप से इसमें क्या है कि 395 आर्टिकल्स थे, इसमें 22 भाग था और 12 शेड्यूल्स थे। मतलब अभी भी 22 पार्ट ही माना जाता है, लेकिन वही सब पार्ट अगर 3 ऐड कर दिया जाए, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज का 51A है, उस तरीके से अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 25 हो जाता है। ठीक है, और 12 शेड्यूल तो है ही। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर विनिंग ऑफ बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी यानी कि पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो अंग्रेजों ने कुछ संविधान अपने एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के कुछ अधिनियम बनाए थे। ठीक है, जिसमें पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 और 2 इसमें और है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो फोर्थ में चार्टर एक्ट 1833 और पांचवा है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो ये टोटल जो 5 एक्ट्स हैं इनको बनाया गया था बाय द हेल्प ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब इसका जो बनाने का काम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। ठीक है, तो जब हम रेगुलेटिंग एक्ट का डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। जैसे मैं आपको एग्जांपल हम बता देते हैं। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कोलकाता में 1774 में, जो कि करवाने वाले थे वैरेन हेस्टिंग। इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि 2 पोस्ट आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसका भी चर्चा इसके डिटेल्स में करेंगे जब ये पढ़ेंगे। तो तीसरा है चार्टर एक्ट 1813, जिसमें कि चाइना के साथ जो व्यापार से संबंधित एक्ट है ये सब चाइना के साथ व्यापार से संबंधित एक्ट है। अगर बात यहीं पे अगर बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी का, तो ये आपका हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 को। अब ये किसके किसके बीच हुआ था ये भी बता ही देते हैं। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो अंग्रेज सेनापति थे आपका हेक्टर मुनरो, और इंडिया की तरफ से कंबाइंड आर्मी थे नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल अंपायर शाह आलम द्वितीय, जिनका नाम था मुगल अंपायर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और यदि बात करें बंगाल के नवाब का तो वो थे मीर कासिम, और अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। ठीक है, ये वैसे हिस्ट्री का पार्ट है, वो जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। ये फिलहाल ये इतने एक्ट्स हैं। अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये तो हमारा हो ही गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर से आपका रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और एक और सॉरी न्यूजीलैंड। ये है तीनों आपके रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं
हमारा पहला एक्ट जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था और क्या क्या कौन कौन से क्या किस किस चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, सो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ है कि डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर का पोस्ट था उसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, एक चीज और हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया 4 मेंबर्स का। ठीक है, जो कि 4 लोग उसमें रखे गए असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, अगला गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको डाल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, मतलब उनके सारे पावर को इसमें ट्रांसफर कर दिया गया और वो आ गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल का वो बन गए आपके वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, और वैरेन हेस्टिंग को ही न्याय का जन्मदाता और हत्यारा भी कहा जाता है। अब ऐसा ये क्यों कहा जाता है थोड़ी देर में चर्चा करते हैं इस पे। इसके अगला पॉइंट में यह है कि अंडर दिस एक्ट एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वेयर बैंड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट बिजनेस टेकिंग गिफ्ट ब्राइब फ्रॉम इंडियन पीपल। कहने का मतलब है कि इस एक्ट में और क्या हुआ कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको बैन कर दिया गया था। क्या, किस चीज से? प्राइवेट बिजनेस करने से, गिफ्ट लेने से और घूस लेने से। किससे? इंडियन पीपल से, भारतीय लोग से गिफ्ट लेने में, घूस लेने में बैन कर दिया गया। ठीक है, अगला इसी एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे बड़ा काम हुआ था जुडिशियल सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन। जुडिशियल सिस्टम को इसमें लाया गया था जिसके तहत एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। कब? 1774 में। और इसमें एक क्या था कि इसका जो बॉडी था ये 4 मेंबर बॉडी था, एक चीफ जस्टिस का और 3 अदर जजेस का। अगर नाम पूछे कि चीफ जस्टिस कौन है तो चीफ जस्टिस का नाम है एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 अदर जजेस में कौन कौन आ जाएंगे? एक तो आ जाएंगे लैंकेस्टर, लैंकेस्टर। ठीक है, एक लैंकेस्टर आ जाएंगे, दूसरा हाइड, एक लैंकेस्टर आ गए, एक हाइड आ गए, और तीसरा इसमें चैम्बर्स। ठीक है, तो इन 3 अन्य जजेस थे ये 3, और जो एलिजा इम्पे हैं ये इसके चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक चीज यहाँ पे बच गया था कि इनको न्याय का जन्मदाता और हत्यारा भी कहा जाता है। जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करवाया था, और हत्यारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक भारतीय जिसका नाम है नंद कुमार, उसको गलत आरोप में फंसाकर उनको फांसी की सजा दिलवा दिया था। और क्योंकि जो वैरेन हेस्टिंग थे वो एलिजा इम्पे के अच्छे मित्र हुआ करते थे, इसीलिए जो ये कहते थे वही ये करते थे, और जो इनको फांसी दिया गया था, झूठा फांसी, वो इन्हीं के कहने पे दिया गया था, वैरेन हेस्टिंग कहने पे ही दिया गया था। इसीलिए इनको न्याय का जन्मदाता और हत्यारा दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो कि 1784 था। उसके पहले एक और एक्ट है जो कि 1981 का एक्ट है। एक मिनट, एक और एक्ट है जो कि 1981 का एक्ट है। और इस एक्ट में, ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इस एक्ट में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स थे, जो जो गलतियां हुई थी, जो जो इसके ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस थे, बस इसी को सुधार किया गया, इसी को रिफॉर्म्स, मतलब 781 में इसको सुधार किया गया था।
और कुछ नहीं इसमें खास हुआ था, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरा एक्ट जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। अब इस एक्ट में क्या होता है कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसके तहत कॉमर्शियल पार्ट अलग हो जाता है और पॉलिटिकल पार्ट अलग हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस रिलेटेड इशू, जो कि व्यापार संबंधित जो भी मुद्दे थे उसको रिजॉल्व कौन करेगा, बीओडी या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है निर्देशक मंडल। ठीक है, तो जो भी बिजनेस रिलेटेड इशू होगा वो देखेगा बीओडी, और जो बीओडीज थे वो इंडिया में ही रहते थे, मतलब इंडिया में रह के और पूरे बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को देखते थे। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल इशू टू बी रिजॉल्व बाय बीओसी। बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसका हिंदी की बात करें तो नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल इश्यूज यानी कि जो भी राजनीतिक वाले इश्यूज होते थे वो सारे को कंट्रोल कौन करता था, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ठीक है, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे ये इंग्लैंड में रहते थे, ये इंडिया में नहीं रहते थे। ये कहाँ रहते थे, ये इंग्लैंड में रहते थे। और इसके बाद क्या हुआ कि स्टेप वाज टेकन टू रिड्यूस करप्शन थ्रू दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि 1773 में काफी भ्रष्टाचार फैल गया था। 1781 में वो ठीक से रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो 1784 के पिट्स एक्ट में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो जाए। अब अगला है, मतलब ये छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस नॉलेज के लिए है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1786। इससे क्वेश्चन उतना तो नहीं पूछता है, बट स्टिल। तो ये ठीक उसी तरह का एक्ट है जैसे 1781 में आया था, जो कि 1773 के ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए था। तो जो 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो 1784 में जो ड्रॉबैक्स थे उसको हटाने का इसमें कोशिश किया गया था। तो रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के तहत जितने भी इसके खामियां थे उसको हटाने की कोशिश किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या था कि एक छोटा सा और पॉइंट है इसमें कि गवर्नर वाज प्रोवाइडेड वीटो पावर। गवर्नर को वीटो पावर दिया गया और साथ ही साथ सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर भी साथ के साथ दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें क्या क्या एक्ट्स आए उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 2 एक्ट्स पढ़ लिया है। वैसे तो पढ़े 4 हैं, बट वैसे 2 ही पढ़े हैं। एक था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा था 1781 का। ठीक है, उसके बाद जो मेन है एक 1784 ये हो गया है और एक 86 हो गया। तो इसके बाद जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसका बात हम लोग कल करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो आप प्लीज कर दीजिए। इससे आपको जो भी हमने वीडियो बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।